प्यारे बच्चों, आज हम कवि आलोक धनवा की कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। पतंग कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम संक्षिप्त जानकारी कवि आलोक धनवा के बारे में प्राप्त करते हैं। आलोक धनवा हिंदी के उन बड़े कवियों में से एक है जिन्होंने 70 के दशक में कविता को अलग पहचान दी। अब तक उनका एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज़ बनती है पाठकों के सामने आया है, पर इन कविताओं के माध्यम से वे जनमानस पर छा गए और इनका अनुवाद अंग्रेज़ी और रूसी सहित कई भाषाओं में हुआ। इन दिनों वे बिहार संगीत नाटक अकादमी पटना के अध्यक्ष हैं। पतंग कविता आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह दुनिया रोज़ बनती है में संकलित है। आलोक धनवा मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए तो पतंग कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। तो कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। सबसे तेज़ बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इस काव्यांश में कवि ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है। बच्चों की गतिविधियाँ एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने सुंदर बिंबों का भी प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है, जिसके ज़रिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसे पाना चाहते हैं। सबसे तेज़ बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ। सावन भादों के महीने में यानी बरसात के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो तेज़ बौछारें पड़ती थी वे अब समाप्त हो गई हैं। भादों मास के बीत जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। भादों के महीने में काले बादलों के छा जाने से दिन के समय ही अंधकार छाया रहता है और ये अंधकार शरद ऋतु के आते ही साफ हो गया है। अब चमकीली धूप निकल चुकी है और ये धूप बच्चों को आकर्षित करती है। शरद ऋतु के उगने वाले सूरज में खरगोश की आँखों जैसी लालिमा होती है। यहाँ पर कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करता है। शरद ऋतु को एक बालक के समान दर्शाया गया है, जो कि अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज़ गति से चलाते हुए और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। शरद की सुबह धूप खिलने के कारण चमकीली होती है। यहाँ पर शरद ऋतु रूपी बालक अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन गया है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए पतंग ऊपर उड़ सके, अर्थात शरद ने आकाश को इतना कोमल बना दिया ताकि बच्चों की पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, अर्थात बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग को उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देख बच्चे प्रसन्नता के मारे सीटियाँ, किलकारियाँ मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। पतंग और तितलियाँ भी की भांति बच्चे भी कोमल व नाजुक होते हैं। तो ये इस काव्यांश का भावार्थ है।
अब शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। तो शिल्प सौंदर्य में सर्वप्रथम कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किया गया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है। पुलों को पार करने में अनुप्रास अलंकार तथा जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। खड़ी बोली का सरल प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ है।